हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ एक न्यू सीरीज। इस न्यू सीरीज में मैं आप लोगों के साथ साइंस के पोर्शन को कंप्लीट कराऊंगी। इस साइंस के पोर्शन में मैं आप लोगों को वो चुनिंदा टॉपिक कराने वाली हूँ जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस न्यू सीरीज में स्टार्ट करेंगे अपने फिजिक्स के पोर्शन को। फिजिक्स में मैं उन सभी टॉपिक्स को कराऊंगी जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरआरबी का एग्जाम हो आपका, चाहे आरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का आपका एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का आपका एग्जाम हो। तो वे सभी टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपको इस सीरीज में डे बाय डे कराती हुई चलूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपने इस न्यू सीरीज में फिजिक्स के पोर्शन को। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक और मापन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सभी जो भी इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही एक बात और कहना चाहूंगी कि जो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊं उसका देखिए आप रिवीजन करते हुए चलिए। रिवीजन इज मस्ट कंपल्सरी। देखिए रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे, जब मैं समझाऊं या कोई भी अनदर टीचर आप जिसकी भी वीडियो देखते हैं पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे एकदम समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप जो है उसके जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसके खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे, वे चीज़ें ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहने वाली नहीं है। तो देखिए चीज़ें याद जब ही रहती है जब आप उसके हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। अपने आप बनाइए नोट्स को, जो भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी, और देखिए उसका रिवीजन करते हुए चलिए। तो देखिए आपको कैसे फिर चीज़ें याद नहीं रहती। तो देखिए रिवीजन मस्ट कंपल्सरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक और मापन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फिजिक्स का है फर्स्ट चैप्टर हम लेने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं फिजिक्स के, हम कुछ जनक देखेंगे। मॉडर्न जनक कौन से हैं, खगोल विज्ञान के जनक कौन से हैं, और सबसे पहले भौतिक विज्ञान की जो शुरुआत एक तरीके से स्टडी की वो किसने की। और सबसे पहले हम देखते हैं अब यहाँ पर जो फिजिक्स शब्द है वो लिया गया है किससे। देखिए जो फिजिक्स शब्द है ये लिया गया है ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से। किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है फिजिक्स। तो किससे लिया गया है? ये लिया गया है फ्यूसिस से। किसका है? ग्रीक भाषा का ये शब्द है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फिजिक्स जो शब्द है वो लिया गया है किससे? वो ग्रीक भाषा के शब्द किससे लिया गया है? फ्यूसिस से लिया गया है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब फ्यूसिस का मीनिंग देखिए क्या है। फ्यूसिस का मीनिंग है नेचुरल थिंग, या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है ना? तो फ्यूसिस को क्या कहते हैं? नेचुरल सब्सटेंस या नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स। ठीक है, हमने देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ भी चुका है एग्जाम में, हमने यहाँ पर देखा फिजिक्स की शब्द जो है लिया गया है ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचुरल सब्सटेंस या नेचुरल थिंग्स, यानी क्या है इसका मीनिंग? क्या है? प्राकृतिक पदार्थ। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं भौतिक विज्ञान के जनक को देखते हैं, यानी भौतिक विज्ञान की जो है शुरुआत एक तरीके से किसने की थी सबसे पहले। तो भौतिक विज्ञान के जनक है सर आइजैक न्यूटन। तो भाई इन्होंने सबसे पहले भौतिक विज्ञान के जो जनक है वो किसे कहा गया है? सर आइजैक न्यूटन को कहा गया है। नेक्स्ट देखिए आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक बोला गया है अल्बर्ट आइंस्टीन को। किसको बोला गया? अल्बर्ट आइंस्टीन।
नेक्स्ट देखिए खगोल विज्ञान के जनक यानी एस्ट्रोनॉमी कौन है? एस्ट्रोनॉमी साइंस के जो जनक है एक तरीके से यानी फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है? कोपरनिकस। कौन है? कोपरनिकस। तो ये हमने अभी तक जाना कि फिजिक्स शब्द किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका मीनिंग है नेचुरल सब्सटेंस या नेचुरल थिंग। नेक्स्ट देखिए भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। खगोल विज्ञान के जनक है कोपरनिकस। अब यहाँ पर आगे हम अब स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर की फिजिकल क्वांटिटी से। हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। देखिए भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि वे सभी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है तो उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी हम देखते हैं उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी की। तो चलिए देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को बताया। फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। एक तरीके से जो फिजिकल क्वांटिटी है इन्हीं से ही भौतिक यानी फिजिक्स की शुरुआत हुई है। किससे हुई है? फिजिकल क्वांटिटी से हुई है। तो एक लाइन में मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखूं, which can be expressed in a number with the unit यानी जिन्हें मात्रक के साथ संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यानी लिखा जा सकता है, या फिर बोले व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सके, वे भौतिक राशियां जिन्हें मात्रक के साथ संख्या में लिखा जा सके, मात्रक के साथ संख्या में लिखा जा सके, वे भौतिक राशियां जिन्हें मात्रक के साथ संख्या में लिखा जा सके उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां। और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं अदर लैंग्वेज में वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। और इंस्ट्रूमेंट में देखिए जैसे मैं बात करूं एग्जांपल दूंगी तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दूसरी लिखी यहाँ पर, विच कैन बी एक्सप्रेस इन ए नंबर विद ए यूनिट, जिन्हें मात्रक के साथ संख्या के रूप में लिखा जा सके उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला है फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है PQ इक्वल टू N इंटू U। U क्या है? यूनिट है एक तरीके से, N इंटू U। इसका एक और फॉर्मूला है फिजिकल क्वांटिटी का N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये क्या है? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, इस फॉर्मूले को रख वहां पर हम पुट करके उस क्वेश्चन में हम आराम से अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्या है? N1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैंने बताया। यहाँ पर मैंने लिखा विच कैन बी एक्सप्रेस इन ए नंबर विद ए यूनिट, यानी वे जिन्हें मात्रक के साथ संख्या के रूप में लिखा जा सके उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर होगी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? N क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी मैं यहाँ पर बताऊंगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे यहाँ पर लिखी जाती है। न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे किसे? N को। U क्या है? हमारा यूनिट। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये हो गया एक फिजिकल क्वांटिटी का। इनके ऊपर होता है दूसरा फॉर्मूला है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया एक एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने लिया यहाँ पर लंबाई ली। क्या ली? लंबाई। देखिए लंबाई होती है, लंबाई एक तरीके से क्या है, लंबाई को हम यहाँ पर कांस्टेंट मानेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, जो फिजिकल क्वांटिटी है वे 3 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी।
तो हम यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को ही देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूनिट है, यूनिट के साथ संख्या में लिखा जा सकता है। तो मैंने लिया लंबाई। देखिए हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट मैंने लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया तो उसकी लेंथ देखिए, यहाँ पर मैंने उसकी लेंथ मानी 5, उसकी लेंथ 5 मीटर मानी। कितनी मानी? कोई भी मेरे पास वस्तु है उसकी लेंथ है 5 मीटर है। तो लेंथ देखिए यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर ये 5 मीटर क्यों लिखा? अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू या फॉर्मूला हमारा फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, n इंटू यू है, यानी n गुना यू बोल सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये क्या है हमारा 5 क्या हुई? न्यूमेरिकल वैल्यू हुई ना। 5 क्या है हमारी? न्यूमेरिकल वैल्यू है। m क्या है हमारी यहाँ पर? m क्या है हमारी? यूनिट है यानी मीटर। लेंथ कितनी है? 5 मीटर है किसी ऑब्जेक्ट की। तो ये क्या हुई हमारी यहाँ पर? यूनिट हुई। अब देखिए यहाँ पर ये जो n और u है ये एक दूसरे के, एक और यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है, जो ये n और ये जो u है ना, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूनिट के। तो देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं? मैंने यहाँ पर ये लिखी, मैंने लेंथ को हम यहाँ पर कांस्टेंट मानेंगे। तो एक लेंथ की यहाँ पर मेजरमेंट हमने किया तो लेंथ कितनी ली? 5 मीटर ली। कितनी ली? 5 मीटर ली। अब देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है? यहाँ पर m क्या है हमारी? यूनिट है। m को क्या माना? यूनिट माना। और यूनिट क्या है यहाँ पर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। अब देखिए जो मीटर है ये बड़ी यूनिट हो गई। मीटर क्या है हमारी? बड़ी यूनिट। अगर हमारी यूनिट बड़ी है तो उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगी? छोटी होगी। अब देखिए इसे ही 5 मीटर को अगर मैं लिखूं 5000 सेंटीमीटर, कितना लिखा मैंने? 5000 सेंटीमीटर लिखा। अब चाहे एग्जाम में 5000 सेंटीमीटर हो या 5 मीटर हो, बात है एक ही। लेंथ है ये हमारी एक ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर इसको चेंज कर दिया है। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पर जो सेंटीमीटर है ये हमारी हो गई यहाँ पर छोटी यूनिट। सेंटीमीटर क्या है? यहाँ पर छोटी यूनिट है। अब देखिए ये छोटी यूनिट है तो ये क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारी न्यूमेरिकल ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है? बड़ी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई है? यहाँ पर बड़ी हो गई है। अब देखिए ये कैसी, तो ये क्या हुई है? इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई ना। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी तो जो यूनिट है वो होगी छोटी। अगर यूनिट बड़ी है तो डिजिट देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली 5 है इसकी, यूनिट इसकी बड़ी हो गई है, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोला गया है। n और u को, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिए मैं दूसरी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी अगर लूँ, पहले मैंने ली लेंथ, दूसरी लूँ मैं टाइम को लूँ। मान लीजिए अगर हमारे पास टाइम है कितना? 5 घंटे है यानी 5 आवर है। अब यहाँ पर देखिए इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? मैंने दूसरी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी की ली, मैंने ली यहाँ पर टाइम को लिया। तो टाइम यहाँ पर देखिए हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 5 है और घंटे यहाँ पे आवर में बात हो रही है। टाइम कहाँ किस में दिया हुआ है? आवर में दिया हुआ है। तो ये जो हमारा पीछे है ये इसकी क्या है? टाइम की यूनिट दी हुई है। अब देखिए ये यहाँ पर आवर होगी बड़ी यूनिट, 5 होगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी छोटी। तो इस तरीके से एक और मैं यहाँ पर बताऊं तो अगर हम देखिए 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है 1 घंटे में। अगर मैं यहाँ देखूं 1 घंटे में 60 मिनट है तो 5 घंटे में कितनी होगी? 5 में अगर हम 60 में हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी होगी? तो यहाँ पर होगी 300 मिनट होगी, यानी 300 मिनट हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर दिया हुआ हो एग्जाम में कि 300 टाइम के लिए दे दिया जाए, 300 मिनट दे दिया जाए। अब मिनट देखिए घंटे के आगे क्या है? छोटी यूनिट है। तो ये छोटी यूनिट दी हुई है तो इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये बड़ी दे दी गई है। तो ये देखिए ये भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो ये जो मिनट है यानी ये जो यूनिट होगी, यूनिट यानी फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लेंथ दी हुई हो सकती है, चौड़ाई दी हुई हो सकती है किसी चीज की, टाइम दिया हुआ हो सकता है या फिर कोई मास दिया हुआ हो सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटी के ये देखिए इस तरीके से, एक तरीके से
ये एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है। दूसरा यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमारी छोटी होगी, यूनिट अगर हमारी छोटी होगी तो ये बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। अगर यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी दी हुई है तो यहाँ पर हमारी यूनिट होगी बड़ी। तो ये हमने देखा यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को। अब इस फॉर्मूले का देखिए, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा गया है, इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पर आपको यूज बताऊंगी कैसे करना है। अब देखिए उस क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले हमें पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पर देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी है वे होती है 3 टाइप्स की, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखिए ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य क्वांटिटी की हमें जरूरत नहीं होती। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, यानी स्वतंत्र होती है। जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ये होती है 7 प्रकार की। कितनी होती है? ये 7 होती है। कितनी होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इन फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पर ही ड्राइव क्वांटिटी को निकाला जाता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को निकाला जाता है। एक तरीके से पूरी जो फिजिक्स का जो एक तरीके से लेवल, एक तरीके से नींव कहे तो वे किसके ऊपर, फिजिक्स की जो नींव रखी गई है इन फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर ही रखी गई है, क्योंकि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ये जो है इनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी को ही देखते हैं हम सबसे पहले। ये कितनी होती है? 7 होती है। तो अभी हम देखेंगे 7 क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये होती है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या है ये? यानी मूल राशियां। कितनी होती है? 7 होती है। तो सबसे पहले देखिए जो पहली मूल राशि है वो होती है लंबाई यानी लेंथ। दूसरी होती है द्रव्यमान यानी मास, समय यानी टाइम, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर यानी ताप, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये होती है 7 मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है 7। अब हम इनके एसआई को देख लेते हैं। इनका एसआई देखते हैं, यानी एसआई क्या है? मात्रक है। देखिए ये एसआई क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम, यानी इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक्सेप्ट किया गया ये वो सिस्टम है। क्या है ये? इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया सिस्टम है, उसे कहते हैं एसआई सिस्टम। यानी ठीक है ना, तो क्या हो गया? ये हमारा इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया सिस्टम, इसे बोलते हैं एसआई। तो हम ये देखते हैं लंबाई का जो मात्रक है वो क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? देखिए इसका लंबाई का जो मात्रक है क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। समय का होता है, देखिए टाइम का होता है सेकंड। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। क्या होता है? मोल मात्रक। ताप का होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। अब यहाँ पर देखिए ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। क्या होता है? कैंडला होता है। इनके प्रतीक की बात कर लेते हैं, यानी सिंबल देख लेते हैं। लंबाई का होता है एल, किलोग्राम का होता है केजी, सेकंड का होता है एस, इसका होता है ए, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, ए है एम्पियर का,
टाइम का सेकंड एस से डिनोट करेंगे। और टेम्परेचर का मात्रा का देखिए, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, ताप का होता है के से डिनोट करेंगे, या फिर दूसरा होता है थीटा, थीटा से भी करते हैं। कैंडेले का होता है सीडी। ये है फंडामेंटल क्वांटिटी। एक बार फिर से देख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ताप, ज्योति तीव्रता, ये है हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। एक तरीके से फिजिक्स की ये नींव होती है। कौन होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आती है व्युत्पन्न राशियां, यानी ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी जो ड्राइव क्वांटिटी होती है वे एक या एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? ड्राइव से ही पता लग रहा है, यानी ड्राइव हुई है, ये एक तरीके से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई है? एक या एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी के मिलने से ये बनी हुई है। कौन? ड्राइव क्वांटिटी। अब हम देखते हैं ड्राइव क्वांटिटी को देखते हैं। यहाँ पर ड्राइव क्वांटिटीज की मैंने बात की, यानी व्युत्पन्न राशियां किससे मिलकर बनी हुई है? ये एक या एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो इनको देखिए, इनको हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 3 एक तरीके से ली ड्राइव, क्या ली यहाँ पे? ड्राइव क्वांटिटीज ली, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चार्ज। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मिलकर बनी हुई है फंडामेंटल क्वांटिटी से। कैसे? तो एरिया का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। हम एरिया, यहाँ पर एक आयताकार, यहाँ पर हम वस्तु की बात कर रहे हैं, कोई आयताकार वस्तु है हमारे पास, तो उसका एरिया हम निकालेंगे। तो आयताकार वस्तु के एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई का जो एक तरीके से जो यूनिट मानी गई है एक तरीके से, वह क्या है? मात्रक क्या है लंबाई का? मीटर होता है। तो चौड़ाई का भी क्या माना गया है? मीटर ही माना गया है। तो इस तरीके से जब हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है? आयतन दिया हुआ है। तो आयतन यानी वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम क्या है? क्षेत्रफल क्या है? हमारी एक ड्राइव क्वांटिटी है। आयतन क्या है? आयतन भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो आयतन अगर हम इसका निकालेंगे, आयताकार वस्तु का देखिए, जब आयतन निकाला जाता है तो आयतन निकालने के लिए देखिए हमें 3D स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। कोई हमारे पास जो है क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है इस टाइप से, तो ये हमारे पास कोई क्यूबॉइड यानी 3D फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर, कोई वस्तु हमारे पास है। तो इसका जब हम आयतन निकालेंगे तो आयतन के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जरूरत होगी। तो इसके लिए हम आयतन के लिए क्या जरूरत होगी? 3 चीजों की, लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की हमें जरूरत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा, अब देखिए यूनिट क्या मानेंगे इन तीनों के लिए? मीटर को मानेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर। ऊंचाई के लिए भी हमने यहाँ पर क्या माना? मीटर को माना। इस अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पर जो निकल कर आया है मात्रक, वो क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब। क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब आ गया है इसका मीटर स्क्वायर आ गया है एरिया का, ये आ गया है मीटर क्यूब। अब चाल का देखते हैं, यानी स्पीड। स्पीड को हम देखें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूले रखे जा रहे हैं, देखिए फॉर्मूला निकाला जा रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू ही। तो चाल का फॉर्मूला यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी दूरी अपॉन या दूरी बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हैं। दूरी बटे समय कह सकते हैं इसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस, दूरी को मीटर से ही नापेंगे। दूरी यानी लंबाई के लिए एक ही यूनिट दी हुई है, किसको दी गई है? मीटर को दिया गया है। तो ऊपर लिखेंगे हम मीटर,
नीचे क्या लिखेंगे, टाइम के लिए क्या माना गया है, अभी हमने फंडामेंटल क्वांटिटी देखी थी, टाइम के लिए सेकंड को माना गया है, और लेंथ के लिए या कोई भी दूरी के लिए हमने क्या माना है, मीटर को माना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस के लिए हमने मीटर लिखा, टाइम के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड को। तो क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा इसका क्या बन गया है, मीटर, एक तरीके से मीटर प्रति सेकंड हमारा यहाँ पर ये क्या बन गई है, ड्राइव राशि की ये यूनिट निकल कर आ गई है। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर कुछ ड्राइव क्वांटिटीज को देखा। अब इसके बाद हमने थर्ड नंबर की देखी थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या देखी थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी दो टाइप की होती है। प्लेन एंगल, कितने, दो टाइप की होगी। तो उसमें एक होगा हमारा प्लेन एंगल होगा, जो क्या होता है 2D हमारा होता है, 2D होता है, और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो उनको अभी हम देखेंगे, किसको देखेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को। देखिए ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है यानी पूरक राशियां हैं, ये दो टाइप के एंगल बनाती है। कितने टाइप के, दो टाइप के। पहला जो एंगल बनाती है प्लेन एंगल, दूसरा बनाती है सॉलिड एंगल। अब देखिए ये जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल कहाँ बनता है, देखिए जो प्लेन एंगल है एक तरीके से इसको हम मेजर करते हैं किसी पेपर के ऊपर, किसी ऐसे प्लेन सरफेस के ऊपर। और प्लेन सरफेस एक तरीके से जो हम मेजरमेंट करेंगे, हम किसी पेपर को ले सकते हैं। पेपर वो हमारा A4 साइज हो या हम किसी चार्ट की बात करें, तो इस तरीके का जो प्लेन सरफेस वाला जो मिलेगा, तो लाइक मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, पेपर की मैं बात करूँ तो पेपर पर जो एंगल बनता है वो प्लेन एंगल बनता है। दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी ठोस या कोण, इसे प्लेन एंगल को बोलते हैं समतल कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, समतल कोण। इसको देखिए सॉलिड एंगल को बोलते हैं घन कोण भी बोलते हैं, या फिर ठोसिया कोण भी हम इसे कह सकते हैं। अब इस सॉलिड एंगल का मैं एग्जांपल लूं तो देखिए कोई आप लोगों ने देखा होगा जब आप कोई ठेली वाला होता है उसके पास होते हैं न्यूज़पेपर, तो वो न्यूज़पेपर पे जब मुरमुरे देता है तो वो एक कोन वाली स्ट्रक्चर बना के देता है। ऐसे देता है जैसे कीप, आपने देखा फनल देखा है, फनल, तो फनल किस टाइप का होता है, फनल कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का वो बना के कीप नुमा स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर मुरमुरे, या फिर सभी ने दाल मोठ खाई होगी, तो जो दाल मोठ को रखते हैं वो इस टाइप के यहाँ पर इस तरीके का एंगल बना के उसके अंदर मुरमुरे या दाल मोठ रख के, ये जो ठेली वाले होते हैं न्यूज़पेपर होता है तो उसकी इस टाइप से शेप बना के रखते हैं। तो ये जो इस टाइप का जो शेप बनता है ये पूरे सर्कुलर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो ये जो छोटा सा हिस्सा निकाला जाता है इसे ही बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसे, सॉलिड एंगल बोलते हैं। अभी हम इनको दोनों को वन बाय वन देखते हुए चलेंगे। पहले हम देखते हैं प्लेन एंगल। एक पेपर के ऊपर हम इसको कैसे निकालते हैं कि ये प्लेन एंगल है, इसका एरिया इतना निकाला है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया एक सर्कुलर, मैंने एक सर्कुलर लिया, यहाँ पर बनाया एक सर्कुलर का डायग्राम बनाया। ये है इसका सेंटर पॉइंट, इसके सेंटर पॉइंट से मैंने ली एक रेडियस, फिर इस रेडियस के बराबर मैंने यहाँ पर एक आर्क लगाया यानी चाप लगाया। इस रेडियस के बराबर मैंने एक चाप लगाया। अब इस चाप को यानी इस आर्क से इस रेडियस के बराबर मैंने एक आर्क लगाया। अब इस आर्क को मिलाया मैंने सेंटर से। तो ये जब आर्क सेंटर से मिलती है तो मिलती सार यहाँ पे एंगल बनाती है थीटा। ये जो थीटा एंगल है ये बनता है 1 रेडियन का। कितना बनता है, 1 रेडियन का ये थीटा एंगल बनता है, 1 रेडियन का बनेगा। कितने का कोण बनाया, इस चाप ने सेंटर से जब मिला, रेडियस के बराबर एक आर्क यानी चाप लगाया, तो चाप को जब सेंटर से मिलाया गया तो एक एंगल बनता है, वो एंगल बनता है 1 रेडियन का। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L/R।
एल क्या है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये है रेडियस का हमारा बी पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमने मानी एल, क्या मानी, एल को माना, इसके बीच की दूरी को, रेडियस के और चाप के बीच की दूरी हमने एल मानी। तो इस अकॉर्डिंग एल क्या है हमारा आर्क, आर्क अपॉन यानी एक तरीके से चाप अपॉन थीटा जो कोण है वो किसके बराबर होता है, चाप बटे त्रिज्या की। और चाप हमने क्या माना, ये देखिए ये इतना एरिया, ये जो हमारा इतना एरिया बना ये क्या है, ये एक आर्क की तो है, रेडियस के बराबर हमने एक आर्क ली, एक चाप ली, तो ये हमने कितनी मानी, एल मानी, कितनी मानी, एल। तो ये क्या बना फॉर्मूला, चाप बटे त्रिज्या। आर क्या होती है, त्रिज्या यानी रेडियस, चाप क्या होती है, आर्क, बोल सकते हैं इसे आर्क, रेडियस। तो ये इसका प्लेन एंगल का होता है फॉर्मूला। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी होती है रेडियन, क्या होती है, रेडियन इसकी यूनिट होती है, यूनिट होती है रेडियन, क्योंकि हम इसको किसमें निकालते हैं, यूनिट क्या मानी गई है, रेडियन मानी गई। जैसी लेंथ की यूनिट मानी गई है मीटर, स्पीड की मीटर प्रति सेकंड हमने ली थी। जैसे ज्योति तीव्रता की हमने जो मानी, क्या मानी थी, ज्योति तीव्रता की मानी थी कैंडेला, पदार्थ की मात्रा की मोल मानी थी। इसी प्रकार इसकी जो प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो है रेडियन, क्या है, रेडियन है। अब देखिए यहीं से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 3 रेडियन, 3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर, कितने डिग्री कोण के बराबर होता है। अब देखिए ये 1 रेडियन हमारा रेडियस के बराबर, जब एक आर्क लगाई तो ये 1 रेडियन के बराबर हमारा एंगल बना। अब यहाँ पर अगर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 3 रेडियन कितने डिग्री कोण के बराबर होता है। अब देखिए 1 रेडियन हमारा इतना बना, तो जब हम इसी त्रिज्या के नाप का फिर हम दूसरी आर्क लेते हैं, एक और हमने यहाँ पर ली, जब हमने आर्क ली ये हो गई हमारी 2 रेडियन हो गई है, 1 रेडियन ये, दूसरी 2 रेडियन हो गई है, एक आर्क और हमने ली यहाँ पर, यानी रेडियस आर्क, रेडियस के बराबर ही आर्क ली है, तो ये रेडियस आर्क दोनों बराबर चल रही है, तो ये हमने ली यहाँ पे 3 रेडियन हो गए हैं। अब 3 रेडियन हमें बताना है कितने कोण के बराबर है। अब देखिए ये पूरा 180 तो नहीं है, ये जा रहा है हमारा 180 से थोड़ा सा कम है, तो मानेंगे, लेकिन इसे 180 के बराबर मानेंगे। कितने बराबर मानेंगे, 3 रेडियन को मानते हैं 180 के बराबर। पूरा 180 अगर ये यहाँ पर मिल जाता तब 180 डिग्री का होता, तो ये यहाँ पर 180 से थोड़ा कम है, लेकिन 3 रेडियन को माना गया है 180 के बराबर। तो 1 रेडियन हमारा इतना हो गया, 2 रेडियन, तो यहाँ पर आकर हमारे टोटल कितने हो गए हैं, 3 रेडियन, इधर 2 रेडियन, इसको ऐड करते हुए चल रहे हैं, तो लास्ट में हमारा 3 रेडियन किसके बराबर है, 180 के बराबर। तो देखिए कैसे, 3 रेडियन बराबर है 180 डिग्री कोण की, ठीक है। अब ये 3 रेडियन है, थोड़ा सा ये क्या है, कम है, तो थोड़ा सा कम देखिए किसके बराबर आया, थोड़ा सा ये कम माना गया है 3.1496 रेडियन के बराबर। और देखिए ये 3.14 किसका है, ये 3.1, ये वैल्यू किसकी है, पाई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये 3.14 पाई की, किसके बराबर है, ये 180 डिग्री के। ये जो थोड़ा सा बचा था ये भी हमने ऐड कर दिया, यानी इसको ऐड कर दिया है, 0.1496 के ये बराबर आया, ठीक है। तो ये वैल्यू मेजर की, तो इस तरीके से 180 डिग्री के बराबर होता है 3 रेडियन। तो हम इसे पूरा लिखेंगे तो हमारा क्या आया यहाँ पर, इसकी ये वैल्यू किसकी है, पाई की, तो यहाँ पर अब हम इसको क्या लिखेंगे, पाई रेडियन। क्या आया ये हमारा
आधा, यानी ये आधा सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे, आधे सर्कल की। तो आधा सर्कल हमारा 180 डिग्री के बराबर है। तो पूरा अगर सर्कल है, पूरे सर्कल की बात करें, 180 कितना हो गया, 360 हो गया है। तो 360 एंगल किसके बराबर होगा, ये 360 एंगल बराबर होगा 2 पाई के, 2 पाई रेडियन के। 2 पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, सॉरी 360 डिग्री के। किसके बराबर होता है, 360 डिग्री, हमारा 360 डिग्री के बराबर। देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 3 रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री के, तो जब 3 रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है तो पूरा सर्कल कितने डिग्री के बराबर होगा, तो पूरा सर्कल होगा एक तरीके से ये होगा 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री के। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा गया है, टोटल प्लेन एंगल को पूछा गया है। ये जो टोटल प्लेन एंगल है ये किसके बराबर होता है, तो टोटल प्लेन एंगल को हम देखते हैं। एक आर्क की रेडियस के बराबर आर्क खींची तो लंबाई मानी L, इतने से एरिया की लंबाई हमने L मानी। अब इतने से एरिया की हम पूरी निकालेंगे। तो अब देखिए एक सर्कुलर की जब हम सरकमफेरेंस की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें पता है सरकमफेरेंस का, हमें पता है। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, इसकी क्या होती है, किसी वर्ताकार आकृति की सरकमफेरेंस यानी चारों ओर के एरिया को अगर हम जोड़े तो उसकी सर्कुलर फॉर्म में जो एक तरीके से परिधि सर्कुलर आकृति की क्या होती है, यानी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो हम लंबाई को मानेंगे 2 पाई r के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, 2 पाई r के। अब फॉर्मूले में हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। क्या निकालना है हमें निकालना है टोटल प्लेन एंगल। ये हमने इतने से एरिया से, अब हम पूरे एरिया को निकालेंगे। L को माना पूरी सरकमफेरेंस के बराबर। अब थीटा क्या, थीटा फॉर्मूला क्या है, L अपॉन R। L की जगह पे हम रख देंगे 2 पाई R को। किसको रखेंगे, 2 पाई R को, अपॉन में R। R से R कट हो गया तो क्या आया, थीटा इक्वल टू 2 पाई, थीटा इक्वल टू 2 पाई आया। तो देखिए जो अगर टोटल प्लेन एंगल को पूछा जाए कि टोटल प्लेन एंगल किसके बराबर होता है, तो 2 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टोटल प्लेन एंगल 2 पाई के बराबर होता है। प्लेन एंगल देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको देख लिया है प्लेन एंगल। एक एक चीज को हम यहाँ पर देखते हुए चले। अब हम देखेंगे सॉलिड एंगल को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि टोटल प्लेन एंगल किसके बराबर होता है, तो वो होता है 2 पाई के बराबर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए 3 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 के। अगर पूछा जाए पूरा, ये तो अर्ध सर्कल की बात हो गई है, यानी अर्ध सर्कल 180 के बराबर होगा। अगर पूरे सर्कल में पूछा जाए पूरा सर्कल कितने रेडियन के बराबर होता है, तो पूरा सर्कल होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। किस में करते हैं, रेडियन में। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। अब देखिए बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल का मैंने बताया था, देखिए जब ठेली वाले से हम कोई मुरमुरे वगैरह कुछ खाते हैं तो भी न्यूज़पेपर के पेपर कट करके रखते हैं, तो वे फिर कुछ ऐसे कोन के आकार की, ऐसी स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। सॉफ्टी सभी ने देखी है ना, सॉफ्टी। तो सॉफ्टी का स्ट्रक्चर भी कुछ इस टाइप का होता है। कैसा होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना सॉफ्टी का भी। तो देखिए जो कोन नुमा, ये जो ऐसी कीप के आकार की जो आकृति होती है, ये एक छोटा सा एरिया होता है। तो ये किसका होता है, सॉलिड एंगल का निकालने का, सॉलिड एंगल का होता है। तो मान लीजिए ये हमने एक सर्कुलर आकृति का ये छोटा सा एरिया है, किसका, एक सर्कुलर आकृति है, कोई पेपर है गोल शेप पे, तो उसका छोटा सा एरिया है। तो यहीं से हम निकालते हैं, ये जो है ये एरिया, इसे बोलते हैं सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया से ही निकलता है सॉलिड एंगल। तो ये क्या है, सरफेस एरिया है। क्या है ये, एक सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब ये बीच में इसकी यहाँ पर त्रिज्या है। क्या है ये बीच में, त्रिज्या।
ये यहाँ पर इसके नीचे जब ये कीप नुमा, देखिए जैसे कीप नुमा ये ऐसे स्ट्रक्चर है, नीचे ऐसे ऐसे कीप नुमा जो स्ट्रक्चर बन रहे नीचे के जो बनेगा, नीचे बनेगा थीटा एंगल। क्या बनेगा? थीटा एंगल बनेगा यहाँ पर नीचे। तो अब इतनी आकृति की हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल के लिए। देखिए इसकी जो यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की। थीटा इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वायर। रेडियस की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर हम, त्रिज्या की। देखिए ये सर्कुलर है, इसका सेंटर, ये देखिए इसका सेंटर मानिए, तो सेंटर यहाँ पर आधी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस का यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर लिया गया है। तो फॉर्मूला क्या है इसका? थीटा इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन R स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। ये किसका हिस्सा है? इस पूरे सर्कुलर का छोटा सा हिस्सा है। शेप मैंने बता दी है, कहीं पर हम किसी ठेली वाले से मुरमुरे खाते हैं तो वो इस तरीके की कीप नुमा स्ट्रक्चर हमें बना के देता है, उसमें देता है हमें दाल मोट या मुरमुरे, जिसे जो भी खाना। तो इस शेप की आकृति होती है। तो ये जो ऊपर का ये जो इतना सा एरिया, जो छोटा एरिया है, ये बताता है सॉलिड एंगल को। किसको बताता है? सॉलिड एंगल को। अगर हम एक गोल आकृति का, इस पूरे गोल आकृति की अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि पूरे सरफेस एरिया, पूरी गोल आकृति का सॉलिड एंगल यानी टोटल सॉलिड एंगल किसके बराबर होता है, तो ये है छोटा सा एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला है, गोल आकृति के फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर्कुलर आकृति का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। तो ये छोटा सा एरिया है। ऐसे हम इसके एक और, ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, एक भाग इसका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ से हो गया, तो कितने हो गए? 4 पार्ट हो गए। इतने पार्ट का जो है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो 4 पार्ट का यहाँ पर एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया कहाँ पे है? यहाँ पे है। इस सरफेस एरिया के जगह पे हम रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर को। इफ थीटा इक्वल टू DA के प्लेस पर रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया तो आया क्या? थीटा इक्वल टू 4 पाई। क्या आया? थीटा इक्वल टू 4 पाई आया। तो इस 4 पाई के बराबर ये जो थीटा है, यानी ये जो 4 पाई है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए पूरी गोल आकृति का, यानी सॉलिड आकृति का, सॉलिड एंगल को लेकर बात हुई, एक गोल आकृति का टोटल सॉलिड एंगल, किसकी? टोटल सॉलिड एंगल किसके बराबर होता है? वो होता है 4 पाई के बराबर। किसके बराबर होता है? 4 पाई के बराबर होता है एक सॉलिड आकृति का, एक गोल आकृति का टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई के बराबर होता है। टोटल सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब हमने दोनों एंगल की बात की है। यहाँ पर हमने बात यहाँ पर प्लेन एंगल की भी की, सॉलिड एंगल की भी की। प्लेन एंगल होता है 2D स्ट्रक्चर होता है। कैसा है प्लेन एंगल? 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशन का। किसका? कितने का? 2 डायमेंशन का होता है। जो सॉलिड एंगल है ये 3D स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये 3D स्ट्रक्चर होता है, यानी 3 डायमेंशन। तो अब देखिए इन दोनों की ना एक चीज और देखिए, इनमें ये डायमेंशन लेस होता है, इनमें कोई विमाएं नहीं होती। कैसे? अब देखिए फॉर्मूला देखिए, एरिया के लिए मीटर को माना गया है। किसको माना गया? एरिया के लिए क्या निकाला था हमने? क्षेत्रफल का जो हमने एक तरीके से यूनिट निकाली थी, मीटर स्क्वायर था ना। और आर स्क्वायर के लिए भी, ये भी उसके लिए ही है, रेडियस मीटर के लिए ही है। तो L अपॉन L क्या होगा? फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, देखिए इसके लिए
दोनों की ही जो है डायमेंशन, दोनों ही प्लेन एंगल सॉलिड एंगल दोनों ही विमा क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, यानी विमाहीन होते हैं, इनकी कोई विमा नहीं होती दोनों की। अब देखिए एल का क्या माना गया है, मीटर। तो डायमेंशन को देखेंगे हम पहले, तब हम वहां से देखेंगे इनका डायमेंशन को, हम वहां से देखेंगे अच्छे से, थोड़ा सा हम एरिया डायमेंशन का भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ चीजें देखी, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। प्लेन एंगल हमने यहाँ पर लिया, एक सर्कुलर आकृति ली, हमने इससे एक रेडियस ली, इसकी हमने सेंटर से रेडियस खींची, फिर रेडियस के बराबर हमने एक आर्क लगाया। आर्क का जब हम सेंटर से हमने मिलाया, यहाँ पर हमारा जो एंगल बना वो 1 रेडियन के बराबर बना। किसके बराबर बना, 1 रेडियन के बराबर बना। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ से निकल कर आ गया था थीटा इक्वल टू L/R, यानी आर्क अपॉन रेडियस। फिर यहाँ पर एग्जाम में मैंने कहा कि क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो 3 रेडियन हमने यहाँ पर हमने आर्क लगाया 3 बार, तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर ये वॉल्यूम यहाँ पर वैल्यू रखी गई है, तो ये पाई के बराबर, पाई का फॉर्मूला है, सॉरी पाई की ये वैल्यू है 3.1496। तो पाई रेडियन के ये 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के बराबर होता है। अब पूरी सर्कुलर एरिया के अगर पूछा जाए, पूरी सर्कुलर आकृति का जो प्लेन एंगल है वो कितने रेडियन के बराबर होता है, तो वो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के। अब हमने यहाँ पर टोटल, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल प्लेन एंगल को लेकर पूछा गया है। टोटल प्लेन एंगल को हमने यहाँ पर निकाला, एक छोटी सी आकृति, यहाँ पर हमने इसका एरिया निकाला, लेंथ हमने मानी यहाँ पर कितनी, लेंथ इतनी आई। पूरी गोल आकृति का जब हमने लेंथ निकालनी चाहिए तो वो किसके अकॉर्डिंग निकाली, सरकमफेरेंस के बराबर निकाली। तो सरकमफेरेंस हमारी यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला 2πr होता है। लेंथ के इक्वल हमने इसे रखा, r से r कट हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा, टोटल प्लेन एंगल आया थीटा के बराबर आया। किसके बराबर आया, 2 पाई के बराबर टोटल प्लेन एंगल हमारा निकल के आ गया। इसकी यूनिट होती है रेडियन। कितनी होती है प्लेन एंगल की, रेडियन यूनिट होती है। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, मेंशन करेंगे SR से। इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू DA/R²। DA क्या है, ये खुला एरिया है, ये ओपन एरिया है, ये कैसा एरिया है, खुला हुआ एरिया है, और एक छोटा सा एरिया निकाला जा रहा है। छोटे से एरिया के लिए यहाँ पर हमने इसे D से डिनोट किया एरिया को, ठीक है। ये छोटा सा, बहुत छोटा सा एरिया निकाला जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू DA/R²। थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर है 3D, ये होती है 2D स्ट्रक्चर। यहाँ से फिर हमने टोटल सॉलिड एंगल निकाला, तो ये यहाँ पर छोटे सा एरिया है, जब हमने इसके 4 भाग का एरिया निकाला तो उसके अकॉर्डिंग 4πr² के अकॉर्डिंग हमने रखा। यहाँ पर फॉर्मूला था सरफेस एरिया के प्लेस पर हमने 4πr² रखा, r² से r² कट गया, यानी रेडियस को कट कर दिया, तो 4 पाई आया। तो टोटल सॉलिड एंगल अगर पूछा जाए एक गोल आकृति का, तो वो होता है 4 पाई के बराबर। किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। अब बात करेंगे हम यूनिट और मेजरमेंट में सिस्टम की हम बात करेंगे। अभी तक हमने देखा फंडामेंटल क्वांटिटी का SI सिस्टम को देखा। SI सिस्टम के अतिरिक्त 3 सिस्टम और होते हैं, वो होता है MKS, CGS और FPS, ठीक है ना। तो ये तीन होते हैं हमारे सिस्टम, उनको अभी हम देखते हैं। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी के सिस्टम होते हैं 3, यानी 3 पद्धतियां मानी गई है। प्रणाली की बात करें यानी पद्धतियों, प्रणाली यानी पद्धति। तो अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां, भौतिक राशियों की 3 पद्धतियां होती है। मेनली कितनी होती है, 3 पद्धतियां। फर्स्ट होती है MKS सिस्टम। क्या होता है, MKS सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है CGS, CGS। तीसरा होता है FPS।
अब देखिए इनमें ना एक खास बात है, तीनों में सिमिलर, टाइम तीनों में सेम होता है। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी, तीनों में ही 3 क्वांटिटी को लिया गया है। पहले में देखिए एमकेएस सिस्टम में, फिजिकल क्वांटिटी के एमकेएस सिस्टम में एम से यानी यहाँ पर मास को मेजर किया गया, इसमें देखिए लेंथ को किसमें मेजर किया गया, मीटर में। तो हम यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी देख रहे हैं, 3 ली गई है तीनों में ही। एम यहाँ पर मीटर की बात हो रही है, के से यहाँ पर बात हो रही है मास की, यानी किलोग्राम में लिया गया है मास को। एस यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, यानी सेकंड में, टाइम लिया गया है सेकंड में। दूरी को नापा गया है मीटर में, दूरी को मीटर में नापा गया है, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। अब इधर भी देखिए यहाँ पर सी से यहाँ पर जो है दूरी को नापा गया है सेंटीमीटर में, किसमें नापा गया है, सेंटीमीटर। जी से यहाँ पर नापा गया है, मास को नापा गया है ग्राम में, किसमें, ग्राम में नापा गया है, मेजर किया गया है। टाइम को यहाँ पर भी सेकंड में नापा गया है, किसमें मेजर किया गया है, सेकंड में। एफपीएस यहाँ पर देखिए ये फुट में नापा गया है, यहाँ पर जो दूरी है उसको नापा गया है किसमें, फुट में, और यहाँ पर मास को पाउंड में। टाइम को यहाँ पर भी सेकंड में मेजर किया गया है। अब देखिए ये एफपीएस सीजीएस प्रणाली कैसी है, एमकेएस प्रणाली तो पढ़ते हुए आए। सीजीएस का देखिए इनका दूसरा एक और नाम है, सीजीएस का दूसरा नाम है गॉसियन। देखिए अगर ये जो तीसरा सिस्टम है अगर गॉसियन के नाम से आता है तो समझिए सीजीएस सिस्टम की बात हो रही है। सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम है गॉसियन सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम, यानी ब्रिटिशों ने, यानी इंग्लैंड जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश है यानी इंग्लैंड में जो यूज किया जा रहा है, एफपीएस सिस्टम को यूज किया जा रहा है। बाहर विदेशों में जो यूज किया जा रहा है वो एफपीएस सिस्टम को यूज किया जा रहा है, और हमारे देश में यहाँ पर एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम दोनों को यूज किया जा रहा है। एमकेएस सिस्टम को यूज किया जा रहा है बड़ी यूनिट को मेजर करने के लिए, एमकेएस सिस्टम को बड़े यूनिट को मेजर करने के लिए, सीजीएस सिस्टम को छोटी यूनिट को मेजर करने के लिए यूज किया जा रहा है। ये बाहर विदेश में ब्रिटिश, एक तरीके से ये ब्रिटिश का सिस्टम है, इसको एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरा ब्रिटिश सिस्टम। ये बाहर विदेश में यूज किया जाता है। तीनों में कॉमन चीज है, टाइम को तीनों में मेजर किया जा रहा है, सेकंड में मेजर किया जा रहा है। इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं यहाँ पर बाद में 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें किस टाइप से क्वेश्चन इस यूनिट एंड मेजरमेंट से पूछे गए हैं। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी के सिस्टम 3, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। इसमें थोड़ा सा एक और देखिए, एमकेएस सिस्टम के बाद इस एमकेएस सिस्टम में जोड़ा गया है करंट को। एमकेएस सिस्टम से ही बना है एमकेएसए। ए है करंट। देखिए जो विद्युत धारा में जो एक तरीके से उसकी यूनिट निकालने के लिए करंट को ऐड किया गया है एमकेएस सिस्टम में ही। तो इस अकॉर्डिंग एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, ए से यहाँ पर एम्पियर। विद्युत धारा की यूनिट क्या मानी गई है, एम्पियर मानी गई है ना। तो एमकेएस सिस्टम में यहाँ पर किसको मेजर किया जा रहा है, करंट को मेजर किया जा रहा है, एम्पियर। ठीक है, एक प्रणाली है एमकेएस जो इसमें एमकेएस सिस्टम में ही ऐड की गई है, किसे, करंट को मेजर करने के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट्स की, यानी कुछ यहाँ पर हम मात्रक की अब यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही हम बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट की मात्रक भी देखेंगे।
अब देखिए ये कुछ यहाँ पर हम यूनिट्स देखने वाले हैं, यानी मात्रक। ये मात्रक है सब दूरी के मात्रक हैं। ये सब किसके मात्रक हैं? दूरी के। तो अब हम इनको वन बाय वन देखते हुए चलते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में इन दूरी के मात्रक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वन बाय वन हम इनको देखते हुए चलते हैं। अब देखिए ये मैंने लिखा 1 मील। 1 मील यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताइए निम्नलिखित में से 1 मील कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 मील बराबर होता है 1600 मीटर के बराबर। कितने मीटर के? 1600 मीटर के। अगर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में दिया हुआ है पॉइंट में, तो पॉइंट में मीटर होगा, यही वैल्यू मीटर में होगी 1.6 इंटू 10 की पावर 3। ये हम पॉइंट इधर लगाएंगे ना, 3 अंक बाद इधर लगाएंगे, तो ये 1.6 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, वैल्यू मीटर में अगर पॉइंट ऑप्शन में पॉइंट में दी हुई है तो क्या होगी? 1.6 इंटू 10 की पावर मीटर। अगर किलोमीटर में पूछा जाए 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर के बराबर। कितने किलोमीटर के बराबर? 1.609 किलोमीटर के। अब एक बार फिर से सुनिए, 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो वो होता है 1.609 किलोमीटर के। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 1 मील कितने मीटर के बराबर होता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 3 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नॉटिकल मील, ये था ओनली मीन। अब देखिए जो नॉटिकल मीन की बात हो रही है, ये नॉटिकल मीन की बात हो रही है, समुद्री मील की बात हो रही है, यानी समुद्र में मील। देखिए मील की बात करते हैं ना कि 1 मील चल लिया, 3 मील चल लिया, 5 मील चल लिया। अब ये यहाँ पर नॉटिकल जो मीन दिया हुआ है, ये समुद्री मील की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर जब चलते हैं ना, तो उस मील की बात हो रही है। समुद्र के अंदर यानी 1 नॉटिकल मील यानी एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? समुद्री मील, नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर। 1.852 किलोमीटर के बराबर। एक समुद्री मील कितने, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, यानी हिंदी में 1 समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो वो होता है 1.852 किलोमीटर के। नेक्स्ट देखिए 1 नॉटिकल मील, ये जो नॉटिकल मील है ये है सड़क वाले मील की बात हुई है। जैसे हम सड़क पर चलते हैं ना, तो सड़क पर चलने वाला मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये जो सड़क वाला जो मील है, कहते हैं ना कि 5 मील चल लिया, 2 मील चल लिया, सड़क पे जो चल रहे हैं, ये वाला समुद्र के अंदर चलने वाला मील था 1.852 किलोमीटर के बराबर। ये जो मील है ये सड़क मील है, यानी सड़क पर जब हम चलते हैं, मील में जब बात करते हैं, ये होता है 1.151 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.151 किलोमीटर के बराबर एक सड़क, एक नॉटिकल यानी एक सड़क मील 1.151 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एक खगोलीय मात्रक की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, नॉटिकल मीन हो गया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होती है? किसके? मीटर के बराबर होती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होती है। एक खगोलीय मात्रक 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष की दूरी की बात हो रही है, यानी जो प्रकाश चलता है ना, एक प्रकाश जो है
प्रकाश द्वारा एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी का ये मात्रा जो है यूनिट है। एक तरीके से किसकी है यूनिट? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी कितने मीटर के बराबर होती है? तो लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष की बात हो रही है। प्रकाश वर्ष एक साल में कितने मीटर के बराबर दूरी तय करता है? तो एक प्रकाश वर्ष यानी जो प्रकाश होता है वो एक साल में कितनी दूरी तय करता है, कितने मीटर के बराबर? तो ये प्रकाश वर्ष दूरी तय करता है अपनी 9.4607 इंटू 10⁻15 मीटर। देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष एक साल में कितनी दूरी तय करता है, तो एक प्रकाश वर्ष एक साल में दूरी, ये सब एक जो है दूरी के ही मात्रक है। तो क्वेश्चन आए एक प्रकाश वर्ष साल में कितनी दूरी कितने मीटर के बराबर तय करता है, तो वो होता है 9.4607 इंटू 10⁻15 मीटर। अब देखिए, अगर पूछा जाए, ये है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, अगर पूछा जाए अप्रेक्स वैल्यू की बात की जाए कि कितनी वैल्यू मानी गई है, तो इसकी जगह अगर 15 की जगह पे अप्रोक्स वैल्यू दी हुई हो, किसकी बात कर रही हूँ मैं? प्रकाश की बात कर रही हूँ, अप्रोक्स वैल्यू की। अगर अप्रोक्स वैल्यू पूछी जा रही है तो आप ये 10⁻16 को जो है सही टिक करेंगे। किसको करेंगे? 10⁻16। यहाँ पे 10⁻15 है ना। अगर अप्रोक्स अधिकतम वैल्यू की बात की जाए तो आप टिक करेंगे 10⁻16 वैल्यू को। किसको? 9.4607 इंटू 10⁻16 मीटर वैल्यू को आप जो है सही टिक करोगे। अब देखिए, एक प्रकाश वर्ष में अगर पूछा जाए एक प्रकाश द्वारा ये जो प्रकाश वर्ष की बात हो रही है ना, एक साल में प्रकाश जो वर्ष होता है, एक साल में प्रकाश वर्ष कितने खगोलीय के बराबर होता है, कितने खगोलीय यूनिट के बराबर होता है? जो ये AU है ना, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक प्रकाश वर्ष कितनी खगोलीय दूरी को तय करता है, तो वो करता है 6.3 10⁻4 AU को करता है। तो ये क्या है? प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर? खगोलीय दूरी के बराबर। ये तो प्रकाश वर्ष की जो खगोलीय दूरी है वो होती है ये 6.3 इंटू 10⁻4 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखिए, यहाँ पर एक पार सेकंड की बात हो रही है। ये जो पारसेक लिख रहा है ना, यानी ये एक पार सेकंड है। जो ये एक पार सेकंड है ना, ये एक पार सेकंड दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अगर दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए, चार ऑप्शन दे दिए जाए, नॉटिकल मील दे दिया जाए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर या पार सेकंड दे दिया जाए, तो ये जो पार सेकंड है ना, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। अब देखिए, एक पार सेकंड में जो ये एक पार सेकंड है, ये कितने मीटर के बराबर होता है? एक पार सेकंड द्वारा चली गई दूरी कितने मीटर के बराबर होती है? ये होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर दूरी तय करता है एक पार सेकंड। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए, एक पार सेकंड कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? अगर क्वेश्चन आए एक पार सेकंड कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। एक पार सेकंड 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, यानी ये किसके बराबर होता है? इतने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगर मीटर में दूरी पूछी जाए तो 3.1 10⁻16 मीटर। तो ये हमने कुछ देखिए यहाँ पे यूनिट के मात्रक, ये यहाँ पर ये गलत हो, किलोमीटर नहीं, ये मील ही है। एक नॉटिकल मील यानी एक सड़क मील कितने मील के बराबर होता है? तो 1.151 मील के बराबर होता है। ये जो सड़क वाला मील है ये मेजर होता है मील में ही, तो ये कितने मील के बराबर होता है? 1.151 मील के बराबर होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। दूरी के ये हमने कुछ मात्रक देखे यहाँ पर।
अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा डायमेंशन को देखते हैं। कई बार डायमेंशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी विमा को हम देखते हैं थोड़ा सा, कुछ 4-5 जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इसके बाद हम डायमेंशन से पहले देखते हैं कुछ बड़ी यूनिट के मात्रक और कुछ हम छोटी यूनिट के मात्रक को यहाँ पर हम अभी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम यूनिट के कुछ बड़े मात्रक देखेंगे पहले, जो पॉजिटिव होते हैं। कुछ हम यूनिट के छोटे मात्रक देखेंगे जो निगेटिव में होते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए 10 की, हम यहाँ पर देख रहे हैं 10 की घात की बात कर रहे हैं, यानी पावर ऑफ 10, प्रीफिक्स यानी जो है उपसर्ग की बात कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन देखिए इनसे पूछा जाता है। अब ये सब लिखे जाएंगे, 10 की पावर लिखी जाएगी। बड़े मात्रक है ये भी किसके, बड़ी घात और छोटी घात के, निगेटिव और पॉजिटिव में। पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव मात्रक देख रहे हैं। तो अभी देखिए डेका, जो ये डेका है, ये डेका के जो 10 की पावर है ये होती है 10 की पावर 1। कितनी होती है, 10 की पावर 1 होती है। हेक्टो होता है 10 की पावर 2 के बराबर। किसके बराबर होता है, 10 की पावर 2। जो किलो है ये किलो होता है 10 की पावर 3 के। जो मेगा है ये होता है 10 की पावर 6 के। मेगा होता है 10 की पावर 6 के बराबर। जो गीगा है, गीगा होता है 10 की पावर 9 के बराबर। जो टेरा है, टेरा होता है 10 की पावर 12 के बराबर। जो पेटा है, जो ये पेटा है, पेटा होता है 10 की पावर देखिए सही हो रहा है 15 के बराबर होता है। ये टेरा का है, यहाँ पर 10 की पावर 12। गीगा 10 की पावर 9, ये इसके सामने है 10 की पावर 9। अब देखिए इधर जो ये एक्सा है, एक्सा होता है 10 की पावर 18 के बराबर। जो जेटा है, जेटा होता है 10 की पावर 21 के बराबर। जो योटा है, योटा होता है 24 के बराबर। एक बार और देखते हैं, डेका होता है 10 की पावर 1 के बराबर। हेक्टो होता है 10 की जो पावर है 2 के बराबर। किलो होता है 10 की पावर 3 के बराबर। जो मेगा है ये होता है 10 की पावर 6 के बराबर। 10 की पावर ये होता है 6 के बराबर। गीगा होता है 10 की पावर 9 के बराबर। टेरा होता है 10 की पावर 12 के बराबर। पेटा होता है 10 की पावर 15 के बराबर। एक्सा होता है 10 की पावर 18 के बराबर। जेटा होता है 10 की पावर 21 के बराबर। योटा होता है 10 की पावर 24 के बराबर। अब देखिए इसे याद करने का एकदम सिंपलेस्ट तरीका देखिए, बस आपको ये ऐसे एक ऑर्डर में नाम याद रखने हैं। इनकी जो ये पावर है ये आपकी खुद पे खुद ही याद हो जाएगी। कैसे, बस ये नाम याद रखिएगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ये तो आपका 1 मिनट का काम है। देखिए डेका, ये देखिए डेका यूनिट क्या है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि है 2 DC, यानी देखिए शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, ये क्या है 2 DC। अब देखिए ओ, जो ये ओ है, ओ होती है, ये ओ चेंज होता रहता है। अगर मीटर में वैल्यू है जैसे किलोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, है ना, ये जो है यहाँ पर मीटर आ गया। अब मीटर के प्लेस पर यहाँ पर ग्राम हो सकता था। क्या हो सकता था, ग्राम हो सकता था, लीटर हो सकता था। तो ये ओ है ये चेंज होता रहता है। मान लीजिए यहाँ पर है मीटर, क्या है ये यहाँ पर मीटर है, मीटर के प्लेस पर ये लीटर हो सकता था, ये ग्राम हो सकता था। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं मीटर। अब सारी यूनिट हम यहाँ पर लेंगे, किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये के से किलोमीटर, है से हेक्टोमीटर, डी से यहाँ पर देखिए ये डी से है ये यहाँ पर डेकामीटर, क्या है ये डेकामीटर, ये मीटर है। फिर यहाँ पर देखिए ये डेसीमीटर,
सी से यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए ये मिलीमीटर DCM, M से यहाँ पर देखिए मिलीमीटर MM। देखिए ये मैंने यहाँ पर ये क्या लिखा, कह दो DCM, DCM से कह दो, ये मेरा एक निमोनिक है, इसका याद रखने का। अब देखिए ये डेका कैसे आया, डेका, डेका क्या है, 10 की पावर 1 है, तो ये मीटर में वैल्यू चल रही है, ओ है, ये जो ओ है यहाँ पर लिखा हुआ है ये चेंज होता रहेगा, तो ये मीटर में वैल्यू है। अब मीटर से इधर देखिए ये एक पावर चढ़ गई, यानी यहाँ पर 10 है। अब एक इधर है 10 की पावर 1, हेक्टो आ गया 10 की पावर 2, किलोमीटर यहाँ पर 10 की पावर 3। ये सब हमारी इधर है पॉजिटिव वैल्यू। कैसी है, ये सब पॉजिटिव वैल्यू है। अब इधर की साइड ये हमारी हो जाएगी निगेटिव वैल्यू। कैसी हो जाएगी, निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। देखिए इधर 10 की पावर, अब देखिए इसी, अगर देखिए हम चल रहे हैं इधर की ओर चल रहे हैं, तो ये हमारी होएगी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू। कैसी होगी, अगर हम इधर से आ रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू। अभी हम आगे बात करेंगे, अभी हम इनकी वैल्यू देख रहे हैं ओनली। तो ये 1 हो गया। इधर अगर हम किलोमीटर में देखें ये 3 हो गई है, फिर ये इधर पावर हो गई है 1 2, फिर ये 3। इधर ये देखिए, इधर वैल्यू निगेटिव में होगी, इधर वैल्यू हमारी पॉजिटिव में होगी। अभी हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए डेका इसलिए 10 की पावर आया क्योंकि इधर एक नंबर पर है तो ये पावर 1 चढ़ा दी। हेक्टो दूसरे नंबर पे है, 2 पावर होगी। किलोमीटर ये 2 पे है तो यहाँ पर 3 पावर हो गई है। अब देखिए यही यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू में मेंशन किए गए हैं। तो डेका देखिए इसलिए 10 की पावर 1 लिखा है क्योंकि ये 1 नंबर पर है, हेक्टो 2 नंबर पर है, किलो 3 नंबर पर है। अब यहाँ से देखिए ये 3 का टेबल चल रहा है, ध्यान से देखिए। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। आपको याद क्या करना है, ये नाम एक ऑर्डर में ऐसे याद करने हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, चाहे कोई इसके लिए निमोनिक बना लो। ये तो अपने आप पावर लिखी जाएगी, 3 का टेबल है बस आगे की ओर। अब हम आगे देखते हैं निगेटिव वैल्यू। अब देखिए जो कह दो DCM था, इस साइड हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, इस साइड हमारी निगेटिव वैल्यू है। अब हम बात करेंगे इन निगेटिव वैल्यू की। अभी हमने बात की पॉजिटिव वैल्यू की, ये हमने देखी सारे पॉजिटिव वैल्यू देखी यूनिट की, ठीक है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है कि बताइए एक जेटा कितनी 10 की पावर कितनी होती है, योटा की कितनी होती है, एक्सा की कितनी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं निगेटिव। अब देखिए हम यहाँ पर यूनिट की निगेटिव छोटे मात्रक की बात करते हैं, यानी निगेटिव वैल्यू की हम यहाँ पर बात करेंगे, 10 की घात की ही बात करेंगे, यानी पावर ऑफ 10 की हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी हमने पॉजिटिव वैल्यू देखी, इस साइड हमने पॉजिटिव वैल्यू देखी थी, इस साइड हमारी डेसी, सेंटी, मिलीमीटर की बात हो रही है, ग्राम होता या लीटर होता, तो ये देखिए इधर सारी वैल्यू निगेटिव होगी हमारी, इधर सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। अब बारी आई निगेटिव वैल्यू की। अब देखिए इसको देखने से पहले निगेटिव वैल्यू की पावर जितनी छोटी होगी, यानी समझिए छोटी पावर में वो सबसे बड़ी पावर होगी। क्या होगी वो? सबसे बड़ी पावर होगी। तो निगेटिव वैल्यू में जो सबसे बड़ा हमें नजर आएगा, समझिए वो सबसे छोटा होगा, बहुत ही मिनी साइज का होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी अब हम बात करते हैं डेसी की। इधर देखिए डेसी 1 नंबर पे है तो -1, फिर यहाँ पर सेंटी है, सेंटी 2 नंबर पे यानी -2, मिली देखिए यहाँ पर -3, तो यहाँ पर ये देखिए इस साइड बढ़ता जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए मिली के बाद माइक्रो आएगा, माइक्रो के बाद नैनो आएगा, नैनो के बाद पिको आएगा, पिको के बाद फेम्टो आएगा, फेम्टो के बाद फिर ये ऐसे आता चला जाएगा, एटो, जेप्टो, योक्टो, और छोटी छोटी ये यूनिट होती जाएगी। अब देखिए डेसी की पावर 10 की कितनी होती है? -1 होती है। कितनी होती है? -1। सेंटी होती है -2, मिली होती है -3,
अब ये देखिए 3 का टेबल पढ़ दीजिए अब इस पे सारा, बस आपको ये याद रखने हैं सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये ऑर्डर याद रखना है, एटो, जेप्टो, योक्टो। ये सबसे बहुत छोटी यूनिट है जो हमने पहले देखी, वे सारी हमने पॉजिटिव वैल्यू बड़ी यूनिट देखी थी। क्या देखी थी? बड़ी यूनिट देखी थी। अरबों, खरबों, ट्रिलियन में हमने वे सारी यूनिट देखी थी। ये सब हम देख रहे हैं, बहुत छोटी यूनिट देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ दीजिए। एक जो ये जो माइक्रो है ये 10 की पावर -6 होता है। कितना होता है? -6। नैनो होता है 10 की पावर -9। पिको होता है 10 की पावर -12। फेम्टो होता है 10 की पावर -15। ये होता है 18, 21, 24। एटो होता है 10 की पावर 18। जेप्टो 10 की पावर -20। योक्टो होता है 10 की पावर -24। तो ये देखिए ये होती है निगेटिव वैल्यू 10 की पावर की। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाता है तो इनको याद करना बहुत जरूरी है। जितनी भी मैंने पॉजिटिव वैल्यू बताई, ये जितनी भी मैंने निगेटिव वैल्यू बताई, आई कैसे, ये मेंशन कैसे की गई, इसको याद रखना, कह दो डीसीएम से। इस साइड हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, इस साइड हमारी ये सारी निगेटिव वैल्यू है। ये इससे छोटी होती चली गई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर देखा पॉजिटिव वैल्यू को, निगेटिव वैल्यू को, यूनिट के हमने बड़े और छोटे दोनों मात्रक देखे। अब मैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का वो N1 U1 वाला एक क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, मतलब करके दिखाती हूँ कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है फिजिकल क्वांटिटी से। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इकाई की सीजीएस प्रणाली में, यानी सीजीएस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, प्रणाली में लकड़ी का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ वुड 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सीसी है, सेंटीमीटर क्यूब की यहाँ पर बात हो रही है, सेंटीमीटर क्यूब है। एमकेएस इकाई में यानी प्रणाली में संगत मान है। अब देखिए सीजीएस प्रणाली में यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वुड दिया गया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। सीजीएस प्रणाली देखिए सेंटीग्राम सेकंड, तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसे दिया गया है। अब हमें ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को एमकेएस प्रणाली में डाल के इसके अकॉर्डिंग यानी इसके संगत मान लाना है। अब ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में क्या करना है, निकालना है। अब इसके लिए फॉर्मूला देखिए, या तो ये देखिए डायरेक्ट हो जाएगा, एकदम डायरेक्ट तरीके से भी हो जाएगा सोल्व। तो पहले हम देखिए डायरेक्ट तरीका ही इसका देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी ऑफ वुड कितनी दी गई है, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब हम इस ग्राम को एमकेएस प्रणाली में यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हम चेंज करते हैं। 0.5 तो ग्राम को देखिए जो कह दो डीसीएम मैंने अभी पढ़ा था, आपके सामने लिखा था, फिर से लिखती हूँ, कह दो डीसीएम। ओ में यहाँ पर ये ग्राम की बात हो रही है तो ओ को हमने ग्राम में किया, इधर हमने ये लिखा डेकाग्राम, डीजी लिख दिया मैंने डेकाग्राम, ये एचजी लिख दिया यानी हेक्टोग्राम, ये मैंने यहाँ पर किलोग्राम लिख दिया, इधर ये डीजी लिख दिया यानी डेसीग्राम, ये सीजी लिख दिया यानी सेंटीग्राम, ये मैंने यहाँ पर एमजी लिख दिया यानी मिलीग्राम लिख दिया, मिलीग्राम। ये छोटी है ना, छोटी यूनिट, तो छोटे ही लेटर से हम इसको लिखेंगे, ये मिलीग्राम। अब बात हो रही है देखिए इस ग्राम में, यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब वो दिया हुआ है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर दिया। अब हमें यहाँ से उल्टा इसको चेंज करना है, ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना है। अब देखिए ग्राम में 10 की पावर -1 -2 हाँ जी, ये यहाँ पर -2 माइनस में आएगा क्योंकि हम ग्राम से इधर उल्टा लेकर जा रहे हैं ना। तो अभी यहाँ पर देखिए पहले हम लिखते हैं पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं इसकी 1 2 3, इधर इसकी नेगेटिव वैल्यू है। एक सीधी डायरेक्शन जो इसकी होनी चाहिए अभी हम वो लिख रहे हैं, 10 की पावर -1 -2 -3,
ठीक है ना। अब ग्राम को हमें लिखना है किलोग्राम में, ठीक है। तो अब हम इसकी पावर लिखते हैं यहाँ पर, उल्टा हम इसको चेंज कर रहे हैं तो क्या आएगा 10 की पावर -3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये अब क्या हो गया है यहाँ पर किलोग्राम में, ग्राम किलोग्राम में चेंज हो गया है। हम इसको उल्टा लेकर जा रहे हैं तो उल्टे को किलोग्राम में, अगर हम ऐसे किलो ऐसे इस साइड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लेके जाते तो पॉजिटिव वैल्यू होती। अब हम इस वैल्यू से यानी ग्राम से किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं तो हम करेंगे डिवाइड। अगर हम इस डायरेक्शन में लेके जाते तो मल्टीप्लाई करते हुए जाते तो पावर इसमें आती पॉजिटिव। अब हम उल्टा मुड़ गए हैं तो यहाँ पे पावर आएगी निगेटिव पावर आएगी, इसलिए 10 की पावर -3 किलोग्राम आया। अब नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे 10 की पावर -2, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में लेकर जाना है तो सेंटीमीटर क्यूब करना है, तो ये यहाँ पर आ गया 10 की पावर -2 मीटर, क्या आ गया है, ये मीटर क्यूब आ गया है, ठीक है ना। तो ये 10 की पावर -2 यहाँ पे 3 बार हमें ऊपर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर हम लेके जाएंगे 3 बार, तो अभी यहाँ पर देखिए पूरा खोलकर यहाँ पर करके दिखाती हूँ। तो डायरेक्ट देखिए अभी यहाँ से यहाँ पर जाएगा, घट जाएगा, तो इसका आंसर आया 500 आया 500 किलोमीटर क्यूब। एमकेएस प्रणाली में करना है, आंसर आ गया हमारा ये। अब हमें इसमें करना है वो फॉर्मूला पुट करना है, ये हमने देख लिया ये 10 की पावर -3 कैसे आया। अब हम इसका करते हैं तो डायरेक्ट आंसर हमारा इसके अंदर ये वैल्यू करके ये आ गया है। अब हम देखिए फॉर्मूला करते हैं n1 u1 बराबर n2 u2 के बराबर हम रखते हैं। n1 पहली वैल्यू हमारी 0.5 ये दी हुई है, यानी डिजिट हमारी क्या दी हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू 0.5 दी हुई है। अब u1 यानी यूनिट क्या दी हुई है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे बराबर। n2 हमें निकालना है एमकेएस प्रणाली में, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी है। u हमारा एमकेएस प्रणाली में किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, क्या होता है किलोग्राम मीटर क्यूब। अब ग्राम को हमें किलोग्राम मीटर क्यूब में चेंज करना होगा। 0.5 को अभी हम ऐसे ही लिख देंगे, तो हमने इसको लिख लिया किलोग्राम मीटर क्यूब लिख दिया। इधर n2 इंटू किलोग्राम मीटर क्यूब, ये लेंथी पड़ जाएगा थोड़ा सा, डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व कर लेते हैं हम इसको, लेकिन हम इस फॉर्मूले में मैं इसे पुट करके दिखा रही हूँ इसे। तो 0.5 को आप देखिए ये 500 कैसे आया, 0.5 इंटू यही वैल्यू जो हमने अभी इसे क्या करना है किलोग्राम में, अब देखिए क्या आ गई थी हमारी 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -2 मीटर क्यूब। अब हमें ये 3 बार ऊपर लिखना है, माइनस की वैल्यू ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 0.5 इंटू 10 की पावर -3, अब ये देखिए 10 की पावर -2 3 बार, मीटर क्यूब है ना तो -2 हमें ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 2 वैल्यू हमें 3 बार लिखनी है, कितनी बार लिखनी है 2 बार। -3 में से हमने प्लस के 2 को माइनस किया तो -1 यहाँ पर एक बच गया, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू कितनी पावर होगी, 6 में से हमने -3 को घटाया तो यहाँ पर 0.5 इंटू 10 की पावर 3 रह गई, पावर 6 हो गई है पॉजिटिव। पॉजिटिव में से हमने इसे माइनस वाली वैल्यू को माइनस किया तो यहाँ पर हमारा अब आ गया है, क्या आ गया है, ये आ गया है 3 पावर, हमने इसके बराबर ये 10 की एक तरीके से 5 में मल्टीप्लाई की, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ये एक अंक बाद हमें ये एक अंक बाद पॉइंट है तो हमने इसको यहाँ पर कर दिया, 3 होगी, एक इसकी वैल्यू 10 किस में करेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट है तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया। इस तरीके से हमारा ये 500 यहाँ पर वैल्यू आ गई, यानी ये n2 का मान किलोग्राम मीटर से ऐसे ही ऊपर नीचे कट गया, तो n2 का मान हमारा क्या आया 500 आ गया है। ये लेंथी प्रोसीजर, इसे हम डायरेक्ट इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी का ये देखिए अगर बड़ी वैल्यू आ जाती है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो होगा कि किसकी कितनी प्रैक्टिस हो रखी है, ठीक है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन से हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखिए इस टाइप से इस यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन सभी ने लास्ट तक जरूर देखा होगा।
तो सभी से मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर फिर भी इस टॉपिक से अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप इस यूनिट से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डायमेंशन के साथ और कुछ हम मापक यंत्र के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।